हमारे यहाँ वो स्टूडेंट्स नया एडमिशन जिनका होता है यूनिवर्सिटी में और वो इस वीयू के कल्चर से बिल्कुल मुतारफ़ नहीं होते या उनके लिए डिफरेंट होता है, तो उनके ज़हनों में बहुत सारे सवालात होते हैं। और अगर हमारे फेलो स्टूडेंट्स वो कोई जॉब वगैरह भी करते हैं, तो उनके ज़हन में जो सबसे अहम सवाल होता है कि वो पढ़ाई कैसे अपनी कंटिन्यू करेंगे अपनी जॉब के साथ। तो हम कोशिश करते हैं कि आपको इस उलझन का जवाब भी दें और इस चीज़ के बारे में आपको मुकम्मल रहनुमाई दें कि आप चाहे स्टूडेंट हैं फुल टाइम या फिर आप जॉब भी करते हैं, किसी भी परेशानी का शिकार हैं कि आप जॉब के साथ अपनी पढ़ाई को कैसे कंटिन्यू कर सकेंगे। ना सिर्फ कंटिन्यू कर सकेंगे बल्कि अच्छे ग्रेड्स, अच्छा स्कोर, अच्छा सीजीपीए अर्न कर सकें, ताकि ना सिर्फ अपने करंट एम्प्लॉयर के साथ अपना अच्छा रिजल्ट शेयर करके तरक्की या प्रोग्रेस कर सकें, बल्कि आप अपनी कंपनी से बाहर कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको भी आप अवेल कर सकें। और दूसरा मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया है कि बहुत सारे सवालात का मुझे खुद सामना करना पड़ता है। यही कि आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी से 2 डिग्रीज़ की हैं और आपने इतना अच्छा स्कोर कैसे अर्न किया जबकि आप जॉब भी करते थे, तो ये ऐसा कैसे मुमकिन है? तो इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं अपनी जो भी स्ट्रैटेजीज़ रही हैं 2 डिग्रीज़ के दौरान, जिनको मैंने अडॉप्ट किया और मुझे इंतहाई अच्छे रिज़ल्ट्स भी मिले, तो मैं वो बिल्कुल एज़ इट इज़ बड़ी ईमानदारी के साथ सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा और आपको जो उसमें से बेहतर लगे आप फॉलो कर सकते हैं और चाहें तो आप उसको कोई अपनी ज़रूरत के पेश नज़र आप उसमें तब्दीली या इजाफा कोई रद्द-बदल कर सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा मकसद स्टूडेंट्स के सामने वो सारी चीज़ें रखना ताकि अगर इनमें से कोई उनको बेहतर लगे तो वो उसको अडॉप्ट कर लें, उस टीम को, उस मेथड को, उस अप्रोच को। वरना चाहें तो अपनी ज़रूरत के पेश नज़र कोई अपनी एक अप्रोच टेलर कर सकें, अपनी कोई अप्रोच बना सकें, अडॉप्ट कर सकें। एक चीज़ जो मैं यहाँ अर्ज़ करता चलूँ वो ये है, एड हॉक बेसिस पे सक्सेस मिलना बहुत मुश्किल है, वो चाहे आपकी जॉब हो या आपकी स्टडीज़ हों। आपको कोई एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच बनानी पड़ती है, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को फॉलो करना पड़ता है और कंसिस्टेंटली फॉलो करना पड़ता है। ये कामयाबी का फार्मूला बहुत सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल भी नहीं है। आप स्ट्रक्चर्ड अप्रोच बनाइए जो आपको बेहतर लगता है, उसके बाद उसको कंसिस्टेंट फॉलो कीजिए, उसमें तब्दीलियाँ कीजिए वक्त के साथ अगर वो काम नहीं कर रही और उसको बेहतर करते जाइए। यही कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट के साथ चलते रहिए। यही एक सिंपल फार्मूला है कामयाबी का और मैंने भी यही अडॉप्ट किया है, आप भी ये अडॉप्ट कर सकते हैं, बल्कि इसको और चाहें तो इम्प्रोवाइज़ भी कर सकते हैं, ठीक है? अपने आप को बहुत एलिवेट करने के लिए। तो चलिए बाकायदा आगाज़ करते हैं। जो सबसे पहला और अहम काम मैं समझता हूँ, वो आपको और मुझे ज़रूरत होती है, वो ये होता है कि हमने अपनी पढ़ाई के लिए कोई ना कोई एक हिकमत अमली बनानी होती है, जिसको आप कह सकते हैं कि स्टडी स्ट्रैटेजी बनानी होती है। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि मैं इसको कैसे देखता था। मैंने अपना एक वीक प्लान बनाया होता था और मेरी कोशिश होती थी कि एक वीक के अंदर मैं एक सब्जेक्ट के 3 लेक्चर प्रिपेयर कर लूँ। एक लफ्ज़ को मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, प्रिपेयर। मैंने यहाँ रिव्यू या रीड नहीं लिखा। आप सोच रहे होंगे क्यों? इसलिए कि रिव्यू रीड का मतलब ये है कि आपने लेक्चर को एक दफ़ा पढ़ लिया और उसके बाद आपने किताब को रख दिया। ऐसा नहीं है। आपने अपने एक वीक में एक सब्जेक्ट के 3 लेक्चर्स प्रिपेयर करना है। इसका मतलब कि इन 3 लेक्चर्स को मुझे आप कल बिठा के इनमें से कोई सवाल दे दें, मैं आपको फ़ौरन लिख के बता दूं। इनमें से कोई एमसीक्यूज़ बना दें, मैं आपको आंसर कर सकूं। तो ये 3 लेक्चर्स मेरे बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो जाते एग्ज़ाम के लिए। ये मेरा रोज़ का काम होता और इसी तरह मैं सारे सब्जेक्ट्स के साथ भी करता। इसमें मैं 2 अप्रोचेज़ अडॉप्ट कर सकता हूँ। मैं दोनों आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि मैंने इसमें से क्या अप्रोच अडॉप्ट की वो भी, और दूसरी क्या हो सकती है कि आपको किस तरह वीक वाइज चलना होगा। फॉर एग्जांपल, हमारे पास मंडे से लेकर फ्राइडे हैं, 5 वर्किंग डेज हैं और अप्रोच 1 में ये आप कर सकते हैं कि एक सब्जेक्ट पकड़िए आप, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ सब्जेक्ट 1, और इस एक सब्जेक्ट के आप 3 जो लेक्चर्स हैं वो उसी दिन आप प्रिपेयर कर लीजिए। मैं बार बार प्रिपेयर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसमें आपको आध घंटा लगे, आपको घंटा लगे या 1.5 घंटा लगे, ये अब आपने एफिशिएंटली टाइम अपना खुद मैनेज करना है। इंटरेस्ट और अटेंशन 2 बुनियादी चीज़ें हैं। यकीन कीजिए कि दोनों होंगी तो प्रिपरेशन बहुत बेहतर, बहुत जल्द हो जाएगी। तो आपने कोई एक सब्जेक्ट लिया, ये CS 101 हो सकता है, तो आपने सब्जेक्ट 1 लिया। मंडे को आपने कोई मॉर्निंग का टाइम रखा, आफ्टरनून का रखा, इवनिंग का रखा, जो आपको बेहतर लगता है वो आपने रखा। 3 लेक्चर आपने प्रिपेयर कर दिए। उसके बाद नेक्स्ट डे ट्यूसडे को आपने क्या किया? इंग्लिश पढ़ने लगे। अब पूरा दिन आपने इंग्लिश पढ़ी है,
और इंग्लिश को ही आपने बार बार रिवाइज किया, रिपीट किया है, और 3 लेक्चर आपने इंग्लिश के तैयार किए हैं, और वेडनेसडे को हो सकता है आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो। इसमें फ़ायदा सिर्फ ये होता है कि आप एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो उसी सब्जेक्ट की वोकैबुलरी आपके ज़हन में होती है, उसी सब्जेक्ट का कॉन्टेक्स्ट आपके ज़हन में होता है, तो यू आर इन अ बेटर पोजीशन कि आप उस सब्जेक्ट के कुछ दाएं बाएं चीज़ें जो है वो साथ लेके चल रहे होते हैं। लेकिन ये मेरी अप्रोच है, मैंने अडॉप्ट किया है, आप चाहें तो उसको तब्दील कर सकते हैं। अभी हम दूसरी अप्रोच देखते हैं, वो इससे थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन ऑब्जेक्टिव हमारा वहाँ पे भी यही मीट हो रहा होगा। सेकंड अप्रोच ये हो सकती है कि आप एक दिन में 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स उठा लीजिए, और लेक्चर आपने, अगेन मैं बार बार कह रहा हूँ कि 3 ही प्रिपेयर करने हैं कम से कम एक दिन में। तो आपने सब्जेक्ट 1 उठाया, 2 उठाया और 3 उठा लिया, तो तीनों सब्जेक्ट्स को आपने एक एक लेक्चर पढ़ा। लेक्चर 1 ऑफ सब्जेक्ट 1, लेक्चर 1 ऑफ सब्जेक्ट 2 एंड लेक्चर 1 ऑफ सब्जेक्ट 3। तो ये आपने 3 लेक्चर पढ़ लिए, एंड नेक्स्ट डे फिर आपने ये रिपीट कर दिया, यही बंडल, यही ब्लेंड, यही पैकेज, जो भी आप कह लीजिए। आप चाहें तो उसमें थोड़ी बहुत अपने हाथ से तब्दीली कर सकते हैं। जैसे देखिए, मैंने वेडनेसडे को दिखाने की कोशिश की है, नो यू डू नॉट हैव अ सब्जेक्ट 1, 2 एंड 3, you have a 3, 4 and 5, and Thursday को you have a 1, 4 and 5, and on a Friday you have 2, 4 and 5. So you can mix up these subjects. लेकिन अगर आप देखें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि सब्जेक्ट 1 जो है यहाँ पे मंडे को है, एंड देन ट्यूसडे को, एंड देन फिर थर्सडे को है। सो हैव 3 लेक्चर्स पर वीक जो आप कवर कर रहे हैं, एंड लाइकवाइज फॉर सब्जेक्ट 2 you have a Monday, Tuesday, and then maybe you have on a Friday. So you have a 3 lectures covered in each subject each week. 4 का आप देख लीजिए, 4 are these here and you have 5 here. तो आप इस तरह से मिक्स करके ये 3 सब्जेक्ट्स ले रहे हैं पर वीक, ले सकते हैं जो आपको बेहतर लगे, बट आई हाईली रेकमेंड एंड लाइक अप्रोच 1 बिकॉज आपको एक ही सब्जेक्ट पूरे दिन में डील करना होता है, और आपको बहुत अच्छा सा वो प्रिपेयर भी हो जाता है, ठीक है, बिकॉज यू लिव ऑल द वोकैबुलरी एंड टर्म्स एंड द कल्चर ऑफ द सेम सब्जेक्ट होल सिंगल डे। कुछ लोग आप सोच रहे होंगे कि हमारा तो छठा सब्जेक्ट ही होता है, या दरमियान में कुछ स्लिप हो जाती है एक आध चीज़। फॉर एग्जांपल, कोशिश करें कि जब आप कोई एक चीज़ बनाएं, अडॉप्ट करें, तो फिर चैलेंजेस को खुद मीट करें, उनको बैलेंस आउट करें। परेशानी आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, चीज़ों को बैलेंस करना सीखें। एक दिन 2 घंटे कहीं ज़ाया हो गए, अपने ऊपर नीचे के टाइम में उसको एडजस्ट करें, ठीक है। मेक श्योर कि अगले दिन वो आप लोड आगे ना ट्रांसफ़र करें। सैटरडे और संडे ये 2 दिन आपके पास बचते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट 6 है तो आप उसको ले सकते हैं। कोई एडिशनल चीज़ आप करना चाहें अगले वीक में वो कर सकते हैं, ठीक है। और कोई चीज़ अगर मिस हो जाती है तो आप रिवीजन करना चाहें तो रिवीजन कर सकते हैं। बट आई सजेस्ट कि आपका सब्जेक्ट 6 है तो आप उसको सैटरडे संडे में कोई एक दिन लेके ख़त्म कर दीजिए, एक दिन ब्रेक ले लीजिए। और चाहें तो कोई चीज़ जो स्लिप हुई और आपको लगता है कि कोई ज़रा मुश्किल कॉन्सेप्ट था, मुझे उसको ज़्यादा वक्त देना है या दोबारा उसको देखना चाहिए, प्रिपेयर का लफ्ज़ जो है ना उसको ज़हन में आपने रखना है, तो फिर आप उसको 10-15 मिनट, आध घंटे का टाइम ऊपर नीचे को दे लीजिए। यूजुअली आई रिकमेंड कि आप अर्ली मॉर्निंग दें, क्योंकि वीकेंड्स पे सारा दिन आप बिजी होते हैं, तो 9 o'clock तक अपना ये वर्कलोड ख़त्म कर दें, नाश्ता करें, फैमिली को टाइम दें, आउटिंग पे ले जाएं बच्चों को, पेरेंट्स के साथ टाइम गुजारें, ठीक है, अपने आप को रिफ्रेश करें। आपको इनमें से कोई एक मुनासिब नहीं लग रही, आप इसको टेलर कर लीजिए, वो मसला नहीं। बट अगेन द आइडिया, द ऑब्जेक्टिव इज कि आप एक दिन में 3 लेक्चर्स कर रहे हैं, वो सेम सब्जेक्ट्स के होंगे, डिफरेंट सब्जेक्ट के होंगे, कोई मसला नहीं है, ये आपका टारगेट होगा। अब इससे होगा क्या, इससे हम हासिल क्या करेंगे, ये हम अभी देखते हैं। आपके मिड टर्म में नॉर्मली 18 लेक्चर्स शामिल होते हैं जो कि आप एग्जाम देते हैं। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए, हम अप्रोच 1 की बात कर रहे हैं कि आप अगर एक हफ्ते में एक सब्जेक्ट 3 लेक्चर्स कवर करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि यू नीड 6 वीक्स टू कंप्लीट योर सिलेबस। दैट्स व्हाट आई फॉलोड एंड दैट्स व्हाट आई एम रिकमेंडिंग। टाइम पे स्टार्ट करेंगे, फॉलो करेंगे अपनी अप्रोच को, मेथड को, स्केड्यूल को, कि 6 हफ्ते गुजर गए, 1.5 महीना हो गया, हमारा सिलेबस ख़त्म हो गया। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपने, इस दौरान जितनी एक्टिविटीज़ आपकी हो रही हैं वो आप अपनी खुद मैनेज करनी है, वो आप कर सकेंगे। अगर आप अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा टाइम दे रहे हैं अपनी चीज़ों को, इंशाल्लाह तो आप ये सारी चीज़ें खुद बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे होंगे। सो इफ़ यू प्लान एंड इफ़ यू फॉलो, तो बिलीव मी बाय द एंड ऑफ 6 वीक्स आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे। और इस सिलेबस को कंप्लीट करने का फ़ायदा आगे हम चल के देखते हैं कि क्या होगा। तो ये एक स्ट्रेटेजी है, बिल्कुल सिंपल, 2 पॉइंट्स में मैंने आपके सामने रखी है। आप चाहें तो इसको फॉलो कर लीजिए और चाहें इसमें थोड़ी सी चेंजेस या तब्दीलियाँ कर सकते हैं। हम चीज़ें प्रिपेयर करते जा रहे हैं लेकिन हमें नहीं पता वो अच्छी हैं कि कैसी हैं, तो इसलिए हम उसको कहते हैं कि आप अपनी असेसमेंट करते रहिए साथ साथ। और असेसमेंट कैसे होगी,
सबसे आसान तरीका जो असेसमेंट का मैं समझता हूँ वो क्या होता है, आपका रेगुलर क्विज होता है। एक क्विज होता है वो आपको बताता है कि आपने जो चीज़ें प्रिपेयर की हैं उनमें कितने गैप्स हैं। इसका मतलब कि मैंने जो प्रिपेयर किया है वो इतना अच्छा प्रिपेयर नहीं हुआ, अब आगे का जो मुझे प्रिपेयर करना है उसमें थोड़ा सा मुझे और फोकस करना होगा, थोड़ा सा चीज़ें और बेहतर करनी होंगी, रिफाइन करनी होगी, अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी अच्छी लेनी होगी। क्विज इज अ वेरी वेरी हैंडी टूल टू आइडेंटिफाई द गैप्स। नंबर 2, असाइनमेंट आई और हमने क्या किया, हमने असाइनमेंट हल करने की कोशिश की। तो भाई अगर असाइनमेंट की समझ नहीं आई कि इसमें क्या करना है तो फिर हमने 14 चैप्टर नहीं पढ़े, आई एम सॉरी, स्किमिंग कर लिया या पढ़ लिया ऊपर से, समझे नहीं है, हमें कंटेंट समझ नहीं आया। हमें उस कॉन्सेप्ट को समझना होगा, वो क्या है, किस तरह का है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इधर से असाइनमेंट पकड़ते हैं, उधर से असाइनमेंट पकड़ते हैं। ये प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट्स में क्या होता है, ये वेरिएबल यूज़ किया बस नेक्स्ट कर लिया, थोड़ी सी चेंज कर लेना, नाम अपना चेंज कर लेना, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। और बाद में हमने क्या बनना होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा, तनकीद करना मकसूद नहीं है, सिर्फ बताना मकसूद है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए मुझे कोडिंग आनी चाहिए। और मैं कॉपी करके असाइनमेंट लिख रहा हूँ जबकि मुझे कंस्ट्रक्ट का पता नहीं है लैंग्वेज में कि पूछा क्या गया और मैंने कंस्ट्रक्ट क्या बनाना है। तो भाई फिर माफ़ी चाहता हूँ, फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ना सोचिए, फिर कुछ और सोच लीजिए। तो असाइनमेंट भी मुझे बता रही हैं कि बेसिकली साहब आपने जो कुछ पढ़ा है इट्स नॉट इनफ, इट्स इनसफिशिएंट, कि आप अपनी असाइनमेंट खुद नहीं लिख पा रहे हैं, फिर आपको कंटेंट दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है। क्या कर सकते हैं आप, अपनी असाइनमेंट खुद बनाइए, बना के फिर बनी हुई असाइनमेंट के साथ टैली कीजिए, ये कर सकते हैं आप। और फिर आप देखिए, ओ ये तो बहुत गैप्स हैं, ड्राफ्टिंग इतनी अच्छी नहीं है, वोकैबुलरी इतनी अच्छी नहीं है, सेंटेंस स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, कंक्लूजन इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देखिए एंड देन अपने कंटेंट को रिफाइन कीजिए और कहिए साहब ठीक है, आप अपनी असाइनमेंट रखिए, बना के मैं अपनी दूंगा या अपनी मैं बना के दूंगी असाइनमेंट, मैंने अपना ही कंटेंट लिखना है, लेकिन मैं इसको रिफाइन कर लेता हूँ या फिर कर लेती हूँ। तो असाइनमेंट भी आपको बता रही है कि आपने जो कुछ पढ़ा है वो बेहतर है, आप मुतमईन रहिए, या फिर आप, माफ़ी चाहता हूँ, मैं कहना नहीं चाह रहा कि आपने कुछ पढ़ा नहीं है या सही नहीं पढ़ा। एंड लाइक वाइज फॉर दी ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड्स, ये भी बिल्कुल ऐसी एक्टिविटी है। थर्ड पे जो चीज़ आप कर सकते हैं अपनी असेसमेंट करने के लिए कि आप क्या कुछ पढ़ रहे हैं और क्या कुछ आपको समझ आ रही है, वो आपकी जितने भी इंटरैक्टिव सेशंस होते हैं वीकली, ये चाहे जूम के ऊपर हों, चाहे गूगल मीट्स के ऊपर होते हैं। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी मुझे सब कुछ आता है, मुझे तो क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत नहीं है, मैं क्यों अटेंड करूँ सेशन। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आपको ज़रूर करना चाहिए। रीज़न वाई, आप जाएँ खामोशी के साथ म्यूट करके बैठ जाएँ, फेलो स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आपको पता है मुझे तो वाइल डू वाइल का फ़र्क पता है, तो दैट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। तो ये असेसमेंट हो रही है आपकी। एक स्टूडेंट और आता है, वो कहते हैं जी कि मुझे न्यू जो ऑपरेटर है ये मेमोरी किस तरह लोकेट करता है, डायनेमिकली करता है, स्टैटिक करता है, मिसाल के तौर पे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ C++ लैंग्वेज। अब आप कहेंगे न्यू ऑपरेटर का तो मुझे भी नहीं पता। तो देखिए, अब ये सेशन अटेंड करने से आपको क्या आइडिया हुआ, आपकी असेसमेंट होगी कि साहब आपको भी न्यू ऑपरेटर का नहीं पता, जबकि आपको लगता था कि आपने 18 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। तो यहाँ इत्मीनान से बैठिए और कम से कम सवाल ना रेज कीजिए, लेकिन सवाल का जवाब सुनिए। और आप अगर सब सवालों के जवाब खुद दे सकते हैं, सो दिस इज अ वंडरफुल, ठीक है ना, दिस इज एन असेसमेंट दैट यू आर वेल प्रिपेयर्ड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप मॉडरेटेड डिस्कशन बोर्ड्स या MDBs जिनको हम कहते हैं उनको रेगुलर यूज़ कीजिए। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक अच्छी इंटरफेसिंग है आपकी और आपके इंस्ट्रक्टर के लिए। यहाँ जितनी चीज़ें आपसे पूछनी है वो पूछ सकती हैं, ये डेली बेसिस के ऊपर पूछा करें। अच्छा, स्टूडेंट्स कहते हैं जी हमारा कोई सवाल नहीं है, कोई बात नहीं, फिर भी MDB के ऊपर जाइए और कोशिश कीजिए कि आपके जो फेलो स्टूडेंट्स हैं उनके क्वेश्चंस का जवाब दे दीजिए 2-3 लाइनों में अच्छा करके। इससे आप जब जवाब देंगे ना तो आपको हेल्प होगी कि आपका अपना कंटेंट रिफाइन होगा। आप जब किसी को सिखाने के लिए खुद सीखते हैं ना तो आपकी ज़्यादा दिलचस्पी होती है। बिलीव मी, आप इसको एग्जामिन करके देखिएगा। तो जब MDB के क्वेश्चन जो आपके फेलोज पोस्ट कर रहे हैं उसको आप देखते हैं कि आपको वो सारे जवाब आते हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कि आप प्रिपेयर्ड हैं और आप चाहें तो उनमें से कुछ सवालों के जवाब भी दे सकते हैं। आमतौर पर इंस्ट्रक्टर अलाउ करते हैं अनटिल अदरवाइज कि वो आपको कहें कि आप ना लिखा करें, देन, वरना आप चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन जवाब अच्छा फॉर्मल और प्लेजेंट टोन में होना चाहिए। कोई लिंक रेफर करना चाहिए, कोई बुक, कोई चीज़, कोई सोर्स, तो आप उनको वो भी दे सकते हैं। तो ये आपके ट्यूटर के लिए भी हेल्प हो जाएगी कि आप उनके क्वेश्चन जो उन्होंने एड्रेस करने हैं वो आप कर रहे हैं। और कोई चीज़ मैंने ये असेसमेंट करके देखनी है ऐसी ना हो जो कि एग्जाम से पहले, ग्रेडेड एक्टिविटी से पहले मैं उसमें कहीं लैग कर रहा हूँ, मैं उसमें कहीं मेरे लर्निंग में कुछ गैप्स हो, मैंने तो वो आइडेंटिफाई करने हैं और उन गैप्स को ब्रिज करना है। सो दीज 4 कुड बी पॉसिबल असेसमेंट टूल्स जिनको आपने बहुत केयरफुली देखना है
इनको जस्ट आपने ओवरलुक नहीं करना या रस्मी चीज़ें समझ के इनको नज़रअंदाज नहीं करना। इसके बाद जो तीसरे नंबर पे मैं चाहूँगा कि आपने जिन चीज़ों को फोकस करना है वो कुछ सॉफ्टवेयर टूल्स हैं जो आपने थ्रू आउट योर स्टडी और एग्जाम वो जितना अच्छा आप उनको यूज़ कर सकेंगे उतना आपका बेनिफिट हो जाएगा। मिसाल के तौर पे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स एफएससी के बाद आती हैं माइक्रोसॉफ्ट से बहुत प्रोफिशिएंट नहीं होते। वो एक तो फॉर्मल यूज़ करना होता है, कुछ लिखना होता है, टाइप करना होता है। तो मेक श्योर कर लीजिए कि आपको ड्यूरिंग योर सेमेस्टर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये बहुत अच्छा आता हो, आप प्रोफिशिएंट हों इसके अंदर, क्योंकि आपने एग्जाम में चीज़ें लिखनी है, टाइप करनी है। और मैं यूजुअली यही करता था कि अपने सारे एग्जाम के जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर वर्ड में लिखता था, उनको प्रॉपर फॉर्मेट करता था और स्पेलिंग वगैरह चेक करके तो फिर एट दी एंड कॉपी पेस्ट कर देता था अपने एग्जाम सॉफ्टवेयर के अंदर। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मैथ पढ़ते हैं, उनको पता नहीं होता माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी आप इक्वेशंस लिख सकते हैं और चाहें तो उसके लिए मैथ टाइप का एक सॉफ्टवेयर अवेलेबल होता है। ये एक दिन में आपको नहीं आएगा, थ्रू आउट द सेमेस्टर इसकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि एग्जाम में अपना टाइम बचाइए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि थ्रू आउट योर सेमेस्टर आप इन टूल्स को प्रैक्टिस कीजिए। सेकंड, बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जहां पे हम बहुत सारे कंटेंट को समराइज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम टेबल्स ऐड कर सकते हैं, हम डायग्राम्स बना सकते हैं, हम ग्राफ्स बना सकते हैं, चार्ट्स बना सकते हैं। तो कंटेंट समराइज करने से आपका एक तो टाइम बचता है, दूसरा आपका कंटेंट बहुत हाई क्वालिटी का हो जाता है। यूजुअली दैट्स व्हाट आई फॉलोड। तो आई कुड टेक ओनली अ फ्यू मिनट्स और उसके बाद में ड्रॉ करके उसमें डाल देता था। ये कैसे मुमकिन हुआ? अगेन बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। थ्रू आउट द सेमेस्टर आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करते रहिए। थर्ड है, टाइपिंग हम सबको आती है, बहुत छोटी सी चीज़ हम कहते हैं मामूली चीज़ें से क्या फ़र्क पड़ता है? जी बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। ठीक है, आपको कंटेंट आता है, लेकिन जब आप लिखने बैठते हैं तो जिस तरह आप टाइप कर रहे होते हैं, अब आप खुद अंदाज़ा कीजिए कि हो सकता है आप एक आंसर जो आपको 5 मिनट में टाइप कर सकती हूँ, टाइपिंग स्पीड अच्छी न होने की वजह से एग्ज़ाम में आप वो 10 मिनट में कर रहे हो। और यूँ क्या होगा, आप अपना टाइम जो है वो बढ़ा रहे हैं, जो रिमेनिंग टाइम है उसको और ज़्यादा कम कर रहे हैं। तो देयर इज़ ए प्रोबेबिलिटी अनफॉर्चुनेटली कि आप सारे सवाल शायद ना कर पाएँ। जितनी अच्छी आपकी टाइपिंग स्पीड होगी उतना अच्छा आप कंटेंट ज़्यादा भी लिख सकेंगे और उतना अच्छा आप जल्दी पेपर ख़त्म कर सकेंगे अपने टाइम से पहले, और पेपर को चाहे तो दोबारा रिव्यू भी कर सकेंगे। पेपर को ज़रूर रिव्यू करें और उसके लिए ज़रूरी है कि मैं अहेड ऑफ टाइम अपना पेपर पहले कंप्लीट कर सकूं, और वो भी उस वक्त होगा जब मेरे टूल्स एक्सेल, वर्ड, समराइजेशन, कंटेंट की ये चीज़ें और मेरी स्पीड अच्छी होगी तो मैं ये चीज़ें कर पाऊँगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगेन आपको एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करना होगा, तो वो आपको बहुत अच्छा आना चाहिए। ठीक है, आपको उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आने वाली किसी वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा इसके साथ और सेंसिटाइज कर दूंगा, लेकिन ये आपको फ्री अवेलेबल है। एग्जाम से पहले आप बिल्कुल इसको आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। चाहें तो 1-2 बार इसको ज़रूर देखा करें, कैसे आपने नेविगेट करना है क्वेश्चंस के अंदर, कहाँ आपने सेलेक्ट कैसे करना है, फ्लैग कैसे करना है किसी क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन पे कैसे जाना है, लास्ट और फर्स्ट में कैसे आना है, टाइम कैसे मैनेज करना है। टाइम मैनेजमेंट की कुछ टिप्स हैं, ये इनके ऊपर मैंने अलग से काफ़ी डिटेल में आप लोगों को पहले बताया हुआ है। जो नए स्टूडेंट्स हैं मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, टाइम मैनेजमेंट के लिए अलग वीडियो है, आप वो वीडियोस देख सकते हैं, आपको उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी इंशाल्लाह। तो ये कुछ टूल्स हैं जो आपको आने चाहिए अच्छे रिजल्ट्स के लिए और अच्छे ग्रेड्स के लिए और एक सक्सेस के लिए। नंबर 4 है एग्जाम प्रेपरेशन। तो हम एग्जाम प्रेपरेशन कैसे करें? अच्छा, हमने भी बात की थी कि हम 6 हफ्ते तक अपना कंटेंट पूरा कंप्लीट कर लेंगे, और नॉर्मली ये होता है कि कुछ 2 महीने के बाद हमारे मिड टर्म एग्जाम जो है वो शुरू होते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम 2 हफ्ते पहले अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर रहे हैं, और इन 2 हफ्तों में हम क्या करेंगे, हम हर सब्जेक्ट के 3 से 4 प्रैक्टिस एग्जाम या मॉक एग्जाम देंगे या अटेम्प्ट करेंगे। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मॉक एग्जाम जितने लोग भी देते हैं वो विटनेस करेंगे इस चीज़ का कि जब आप वो रियल पेपर दे रहे होंगे तो आप कहेंगे ये क्वेश्चन तो मैंने पहले किया हुआ, इस तरह का क्वेश्चन मैंने पहले किया, इसकी सी ऑप्शन है, इसकी बी ऑप्शन है। मैं आपको ये नहीं कहता कि VC क्विकली लगा दें, क्योंकि बाज़ औक़ात आंसर ऑप्शंस को भी वो क्या करते हैं, शफल करते हैं। ठीक है, सो रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड रीड द आंसर ऑप्शंस। बट जो लोग मॉक्स करके जाते हैं वो लोग बहुत अच्छा पेपर कर लेते हैं कंपैरेटिवली टू दो स्टूडेंट्स जो बिल्कुल सिर्फ पढ़ के गए और मॉक एक भी नहीं किया और जाते ही क्वेश्चन पेपर मिल गया, तो वो थोड़ा सा परेशान होते हैं। और मैं भी यही करता था कि कम से कम 3 एक मॉक एग्जाम जरूर करता था ईच सब्जेक्ट के। ठीक है, एग्जाम से कम 1.5-2 हफ्ते पहले मैं स्टार्ट कर देता था। और आप चाहें तो डेली 3 कर दीजिए, चाहे तो डेली किसी एक सब्जेक्ट का 1 या 2 कर लीजिए, एक आध सब्जेक्ट और मिला लीजिए। अगेन ये आप थोड़ा सा स्केड्यूल अपना बनाइएगा, लेकिन 3 या 4 मॉक एग्जाम आपने हर सब्जेक्ट के
ज़रूर करने हैं एग्ज़ाम से पहले। जैसे सिलेबस ख़त्म हुआ उसके बाद आपके पास 1.5-2 हफ्ते का टाइम बचना चाहिए, उसमें हर सब्जेक्ट के 3 या 4 मॉक एग्ज़ाम आपने करने हैं। बहुत अच्छा हो कि आप एग्ज़ाम वाली जो कंडीशंस हैं वो घर में रखें, यानी आप टाइम सेट करें घंटे का, पूरा एक मॉक एग्ज़ाम अपना कहीं से क्वेश्चंस पकड़ें, उसको पेपर को बनाएं और उसके बाद कर सकें। अगर ऐसा मुमकिन नहीं है कोई बात नहीं है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में कुछ भी मिलता है, कहीं से इंटरनेट के ऊपर आपको ढेरों पेपर मिल जाते हैं, दाएं बाएं के सॉल्व पेपर, ओल्ड पेपर्स, पास्ट पेपर वगैरह वगैरह, कोई भी पकड़ लीजिए, पिक एनी पेपर्स और उसके बाद ट्राई टू सॉल्व देम। ऐसा हम क्यों करना चाहेंगे? इसलिए करना चाहेंगे कि एग्जाम वाले दिन अगर कुछ चीज नहीं आ रही तो उसका तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर 2 हफ्ते पहले पता चल रहा है कि कुछ गैप्स हैं, तैयारी तो मैंने बहुत की है लेकिन स्टिल देयर आर गैप्स, तो इन गैप्स को मुझे फिल करना है, तो आई हैव 2 वीक्स टाइम ना, अब मैं फिल कर सकता हूँ, अब मैं कंटेंट को दोबारा जो है वो रिविजिट कर सकता हूँ और दोबारा फिर मैं क्या करता हूँ, एक आध पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश करता हूँ। अगर टाइम बचता है तो, नहीं भी बचता कोई मसला नहीं है। दी इम्पोर्टेंट थिंग इज कि जब मैं मॉक एग्जाम प्रिपेयर कर रहा हूँ और अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो मुझे कई एरियाज में प्रॉब्लम होती है, आई स्ट्रगल, मुझे वो क्वेश्चन नहीं आ रहे होते, मुझे रिलेट नहीं कर पाता ये किस कंटेंट से क्वेश्चन आ रहा है, किस सब्जेक्ट का, इसका क्या जवाब होगा, नहीं मैं नहीं जवाब दे पाता, कोई बात नहीं है, कंटेंट को खोलिए, दोबारा पढ़िए, अब आप ज़हन में क्वेश्चन है, अब आपको खुद आंसर पता चल जाएगा कि ये इसका आंसर बनता है। और ये अगर आप बगैर की एग्जाम में चले जाएंगे और वहां ही आ जाता है तो फिर आप परेशान हैं। तो अब आपने अंदाजा कर लिया होगा कि मॉक एग्जाम देने का पर्पस हमारा क्या है, कि हम टाइम पे अपने गैप्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कंटेंट को रिविजिट कर रहे हैं और अपने गैप्स को ब्रिज कर रहे हैं, ठीक है, ताकि ये जो परेशानी वाला आलम है हम इससे बिल्कुल बच सकें। हम इसको बिल्कुल निकालना चाहते हैं एग्जाम वाले डे पे, और हम एग्जाम वाले डे पे बहुत पुरसकून होकर अपना इम्तिहान देना चाहते हैं। इस चीज को इंश्योर करते हुए इंशाल्लाह कि हमें 90% से ज्यादा पेपर आता है और हम अपने टाइम पे सारा हल कर सकेंगे। और लास्टली एग्जाम डे की जो कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं कि एग्जाम थोड़ा सा स्मार्टली आपने कैसे देना है। आपके एग्जाम के या क्वेश्चन पेपर के अंदर ही कुछ चीज़ों के आपको जवाब होते हैं, मैंने इसके ऊपर एक और वीडियो बनाई है, उसमें डिटेल से ये चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, तो मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप उसको ज़रूर देखिएगा। एग्जाम डे पे टाइम कैसे मैनेज करना है, किस तरह क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करना है, किस तरह से आपने अपना क्लॉक सेट करना है एक, और उस दिन स्पेशली कुछ टिप्स हैं जो अगर आप स्मार्टली फॉलो कर देते हैं तो अगर आप पहले 80% ले रहे थे तो आप 90 या 95% और प्रोबेबली शायद 100% ले रहे हो। तो ये दोनों वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इनको रिव्यू कर लीजिएगा। तो ये 4 स्टेप्स हैं जो हम एग्जाम प्रिपेयर करने के करीब करीब, मैं चाहूँगा कि बेशक आप इनको अभी इतना डिटेल में ना जाइए, लेकिन जैसे ही आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो अगेन इस सेक्शन को 4th पार्ट को एक दफ़ा दोबारा देखिएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है। ओके, नंबर 5 पे जो एक आखिरी चीज़ है वो मैं समझता हूँ सबसे अहम भी है, और वो ये है कि आप कितने मोटिवेटेड हैं इस सारे सिलसिले को लेके, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, इसको कमिट करने के लिए, इसके साथ वाबस्ता रहने के लिए या अपने आप को इसके साथ वाबस्ता रखने के लिए। तो उसके लिए हाउ मच मोटिवेटेड यू आर। तो अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए मैं कुछ चीज़ें जो मैंने अपनी ज़िंदगी में की हैं वो मैं आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ। आप चाहें तो उनको अडॉप्ट कर सकते हैं और चाहें तो आप अपने लिए कोई और मोटिवेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम आप ये कर सकते हैं कि कोई भी काम ज़िंदगी में कभी भी स्टार्ट करें, शुरू करें, तो आपके ज़हन में एंड होना चाहिए। मिसाल के तौर पे कि आप ये डिग्री शुरू कर रहे हैं तो आपके ज़हन में होना चाहिए कि एक दिन ये आपके हाथ में एक डिग्री होगी, एक अच्छा जो है वो फोल्डर होगा, उसके अंदर आपकी डिग्री के ऊपर आपका नाम लिखा होगा और ये आपके हाथ में होगी, तो इसलिए आज ये आप एडमिशन ले रहे हैं। इसी तरह आप किसी कंपनी में एक सीवी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो जस्ट विजुअलाइज के उसके बाद आपको वहाँ से एक ऑफर लेटर आएगा जिसके ऊपर एक अच्छी सी सैलरी होगी, कुछ पर्क्स लिखे होंगे, एंड आप उसको बड़ा स्माइलिंग एक्सेप्ट करेंगे और अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करेंगे और उसके बाद फिर यू विल बी प्राउड ऑफ योर सक्सेस। तो ज़िंदगी में कोई चीज़ भी करें, ऑलवेज स्टार्ट विद एन एंड इन माइंड। आपके ज़हन में होना चाहिए कि आप ये काम शुरू कर रहे हैं तो इसके आखिर में क्या चीज़ आपको मिलने वाली है। तो आई एडवाइज कि आप अपनी सक्सेस को विजुलाइज किया करें, ठीक है। अभी आप पढ़ रहे हैं तो सक्सेस क्या, आपके सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा, ये शॉर्ट टर्म आपका गोल है कि वो बहुत अच्छा आएगा और आप देखेंगे अपनी ग्रेड बुक में यू विल बी एक्सपेक्टिंग 90% रिजल्ट्स A+, तो जस्ट सी एंड परसीव दोज A+ इन योर ग्रेड्स नाउ। अभी आप उनको देखना शुरू करें, ठीक है, वो आपका शॉर्ट टर्म गोल है। और लॉन्ग टर्म गोल जैसे मैंने बताया, आप खड़े हैं और आपने यानी ग्रेजुएशन गाउन पहना हुआ है और आपके हाथ में और डिग्री है, सो दैट इज़ द एंड।
दैट विल कीप यू मोटिवेटेड। वो आपको इंशाल्लाह ड्राइविंग फोर्स होगी आपके लिए कि जो आपको स्टिमुलेट करता रहेगा, वो आपकी सक्सेस जो है वो आपको स्टिमुलेट करती रहेगी। तो नंबर 1 पे आप ये कर सकते हैं, एंड दैट्स व्हाट आई फॉलो, मैं भी यही करता हूँ। नंबर 2, आप एक काम कीजिए, अपना एक छोटा सा विजन बोर्ड क्रिएट कर लीजिए। इसके लिए चाहें तो आप एक स्टिकी नोट बना सकते हैं, चाहें तो आप पीस ऑफ पेपर ले सकते हैं, चाहें तो एक फ्रेम ले सकते हैं छोटा सा, और चाहें तो एक छोटा सा वाइट बोर्ड ले सकते हैं। इसके ऊपर आपने क्या करना है, राइट योर नेम, योर डिग्री जो आप कर रहे हैं, एंड द एक्सपेक्टेड CGPA जो आप चाह रहे हैं। फॉर इंस्टेंस आप लिख सकते हैं उमर फारूक, और उसके बाद लिख सकते हैं बैचलर्स इन डेटा साइंसेज एंड CGPA इज 4 आउट ऑफ 4 और 3.99 आउट ऑफ 4। और इसको किसी ऐसी जगह प्लेस कर दीजिए जहां आप रोज बैठ के पढ़ते हैं अपनी स्टडी टेबल के ऊपर। बिलीव मी, जैसे ही आप अपनी स्टडी टेबल के ऊपर बैठेंगे आके और इस अपने विजन बोर्ड को देखेंगे, तो वो जो 3.99 है ना, वो आपसे कह रहा होगा कि उमर ठीक है, अभी देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो, सो कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड। आपने पढ़ना है, आपने वक्त देना है, आपने कंसंट्रेशन देनी है, आपने इंटरेस्ट लगाना है, आपने डेडिकेशंस होनी चाहिए, कमिटमेंट होनी चाहिए। तो ये जो 3.99 योर नेम, योर डिग्री, ये विजन बोर्ड होगा ना, दिस विल हेल्प यू टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड। ठीक है, ये आपको इंशाल्लाह जगा के रखेगा, ये आपको गफलत बरतने नहीं देगा। ठीक है, तो ये दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं, मैं भी यही करता हूँ, आज भी यही करता हूँ। और नंबर 3 पे आप जैसे विजन बोर्ड क्रिएट कर लेंगे, ऐसे ही आपने एक फ्यूचर बिजनेस कार्ड क्रिएट करना है अपने लिए, और ये बहुत ज़रूरी है। इसमें आपने क्या करना है, आप अपना नाम लिखिए और उसके साथ अपना डेजिग्नेशन लिखिए, एक अच्छी सी सैलरी लिखिए, और उसके बाद किस कंपनी में आप जाना चाह रहे हैं, किस इंडस्ट्री में जाना चाह रहे हैं। फॉर इंस्टेंस आई कैन राइट अ नेम लाइक हमजा, और उसके बाद मैं डेजिग्नेशन लिख देता हूँ कि डेटा साइंटिस्ट, और सैलरी में लिख देता हूँ फॉर इंस्टेंस कि आई वुड बी एक्सपेक्टिंग 300,000 और इवन 400,000, जो फिगर आपको अच्छा लगता है। ऑब्वियसली आप कहेंगे सर 5 ही लिख लें, एनीवेज इट्स अप टू यू, आप 5 रन करना चाहें 6 लाख ले लीजिए, इट्स ऑल अप टू यू एंड योर स्किल सेट दैट यू अचीव ड्यूरिंग योर डिग्री। और उसके बाद टारगेट कंपनी आपकी क्या है, इंडस्ट्री क्या है। मे बी आप किसी बहुत बड़ी टेल्को में जाना चाहें, जैज, मोबाइलिंग, मे बी आपका इंटरेस्ट जो है वो किसी रिसर्च बेस्ड कंपनी में हो, मे बी आप किसी और एनालिटिक्स कंपनी में जाना चाहें जहाँ पे वो किसी डेटा साइंटिस्ट की ज़रूरत हो। थिंक लाइक दिस वे, और एक अच्छा सा जो कार्ड है उसको आपने बना के, अगेन ये भी आपने वहाँ रखना है जब आप पढ़ते हैं। मे बी सम ऑफ योर फैमिली मेंबर्स आर योर सिबलिंग, में भी ये आप क्या कर रहे हैं, ये क्या होता है, बस टेल देम दीज आर माई ड्रीम्स, दिस इज माई विजन एंड आई विल अचीव वन डे इंशाल्लाह। ये मैं करना चाहूँगा और ये मैं बनना चाहता हूँ, एंड आई विल मेक दिस हैपन, राइट, एंड यू विल मेक हैपन इंशाल्लाह। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थिंक ऑफ योर पेरेंट्स। ठीक है, जब आप कोई कामयाबी लेते हैं, जब आप कोई खुशी उनके साथ शेयर करते हैं, सो थिंक हाउ प्राउड दे आर ऑफ योर अचीवमेंट्स। इस चीज़ को सोचिए कि देयर विल बी अ डे, और मैं अपनी डिग्री लेके आ रहा हूँ और मैं अपनी माँ के हाथ में रख रहा हूँ, और वो इसको खोलती हैं और वो मेरा माथा चूम लेती हैं और वो मुझे सीने से लगा लेती हैं, और मेरे अब्बा उठ के खड़े होकर मुझे अपने सीने से लगाते हैं। ठीक है, सो व्हाट अ वंडरफुल मोमेंट्स दोज आर। So I can bringing back some happiness and smiles to my parents. मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मैं MBA की डिग्री लेके गया और मैंने अपनी वालदा को दी, तो उन्होंने यहाँ तक कि अपने पन्नू से वो जो बॉक्स था वो उसको साफ़ किया, उसके बाद फिर गोल्ड मेडल निकाला, मेडल को उन्होंने साफ़ किया, और मैंने उनको कहा कि माँ जी ये जस्ट लाइक ए मेटल, ये तो बस एक ऐसे ही है, एक एजाज़ की बात है, बार अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये सोने का नहीं है। तो वो इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, गाँव से बिलोंग करती हैं वो, तो उन्होंने कहा मेरे लिए सोने से भी कीमती है। ठीक है, देयर वर टीयर्स इन हर आईज, आई कैन नॉट टेल यू, मैं बता नहीं सकता आपको कि शी सेड कि वो उनके लिए बहुत कीमती है ये। ठीक है, और उन्होंने वेरी द वे शी वाज होल्डिंग दैट बॉक्स एंड मेडल, तो वो मुझे किस तरह से उन्होंने प्यार किया, अपनी सीने से लगाया, आई कैन नॉट एक्सप्रेस दोज मोमेंट्स विद यू, टू बी ऑनेस्ट विद यू, आई कैन नॉट एक्सप्रेस। Anyways, just think of those moments. Your siblings are proud of yourself, your dad is proud of yourself, your mom is proud of yourself, your achievements. वो सारे आपसे बहुत खुश हों और आपके लिए बहुत दुआएं दें, और माँ बाप के दिल से जो दुआएं निकलती हैं वो मेरा ख्याल है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है वो कितना असर होगा, कहाँ पहुँचेंगी। सो वो अब अगर आपके पीछे हैं इंशाल्लाह, तो तरक्की से आपको कोई रोक नहीं सकता। अगर आपके अंदर लगन, मेहनत है जो कि आपने यहाँ तक आने में बता दी है, और पेरेंट्स की दुआएं इंशाल्लाह, तो रोड्स आर ओपन फॉर यू, द स्काई इज़ द लिमिट फॉर यू इंशाल्लाह। तो ये कुछ चीज़ें हैं
जो आप कर सकते हैं अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए। ठीक है, आपने प्लान बनाया, आप उसके साथ स्टिक हो जाएं, आप उसके साथ डेडिकेटेड हो जाएं, अपने आप को बिल्कुल उसके साथ सिंसियर हो जाएं, और उसके बाद अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए कुछ चंद चीज़ें आपने करनी है इंशाल्लाह। और रेगुलरली आपने आपको असेस करना है, एक्टिविटीज़ आपने परफॉर्म करनी है रेगुलरली, और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करते चले जाना है इंशाल्लाह। ये टाइमलाइंस कुछ चीज़ें ज़हन में रखेंगे तो बिलीव मी you can produce some wonderful results for yourself and for your parents. Lastly, thank you for your time and attention. आपका कोई सवाल हो, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो जो आप पूछना चाहते हो, आप बिला झिझक अपना क्वेश्चन वीडियो के कमेंट सेक्शन में रेज कर सकते हैं। मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि आपको टाइमली रिस्पॉन्ड कर सकूं। तो मेरी ढेरों दुआएं हैं, अल्लाह ताला आपको इस सफ़र में कामयाब करे, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ फरमाए। कोई शॉर्टकट नहीं होता, मैं फिर कहूँगा लास्टली, देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। आपको अपना एंड ज़हन में रखना होता है कि बेसिकली आप करना क्या चाहते हैं, एंड पे कहाँ पहुँचेंगे, क्या अचीव होगा, और उसके बाद फिर आप अपना प्लान बनाते हैं और प्लान के साथ चलते हैं। चीज़ें अच्छी नहीं भी हो रही तो अब अपने प्लान को बेहतर करते चले जाते हैं, और साथ साथ फिर दोबारा चीज़ें जो हो रही हैं उनके रिजल्ट्स कंपेयर करते जाते हैं। ये चीज़ें आपने करनी थी, ये रिजल्ट्स आ रहे हैं, इफ़ दीज आर गुड कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, अपलॉज फॉर योर सेल्फ, अपने आप को मुबारकबाद दीजिए, इत्मीनान का इजहार कीजिए, कॉन्फिडेंस लीजिए, और उसके बाद आगे चलते रहिए। कहीं कुछ चीज़ें अगर थोड़ी बहुत ट्रैक के ऊपर नहीं जा रही तो देखिए और उनको फिक्स कीजिए, बेहतर कीजिए, और दोबारा देखिए जो आपने चेंजेस किए हैं उनसे क्या रिजल्ट्स बेहतर मिल रहे हैं, एंड देन स्टिक विद दोज चेंजेस एंड कीप मूविंग अहेड। बहुत शुक्रिया। वीडियो के बारे में कोई कमेंट करना चाहें तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इस कंटेंट को बेहतर करने में आप हमारी हेल्प कीजिए, और आप बता सकते हैं क्या चीज़ है जो बेहतर की जा सकती है। हम कोशिश करते हैं कि हमारा कंटेंट आपको हेल्प करे, मोटिवेट करे, गाइड करे, कोच करे, ताकि आपका ये एकेडमिक जर्नी बहुत अच्छा हो, बहुत पुरसकून हो, पुरएतमाद हो। आप चीज़ें सीखें यहाँ से, उनको प्रैक्टिस करें, अपने लिए और अपने पेरेंट्स के लिए अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करें। चलें, किसी और कंटेंट में आपसे बात होती है इंशाल्लाह। कोशिश कीजिए कि टाइम को अच्छा इस्तेमाल कीजिए, प्लान कीजिए, अपने लिए कुछ टारगेट्स बनाइए, और प्लानिंग के साथ चलते रहिए। एड हॉक पे काम ना कीजिए, कोई एक अच्छी प्लानिंग अप्रोच आप बनाएं, कोई एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच आप बनाएं, और उस अप्रोच को फिर फॉलो करते जाएं। इंशाल्लाह कामयाबी आप ही का इंतज़ार कर रही होगी, और दी अदर साइड आप ज़रूर उसको देखेंगे। ठीक है, देयर विल बी अ डे यू विल हैव सक्सेसेस, यू विल बी सक्सीडेड इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। किसी और कंटेंट में, किसी और वीडियो में आपसे बात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एकेडमिक जर्नी एट वर्चुअल यूनिवर्सिटी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।